ये रिग्रेशन का आ रहा है टॉपिक, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है आपकी? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस और रिग्रेशन एग्जांपल। आपको पता है कि रिग्रेशन एग्जांपल क्या होती है? रिग्रेशन एग्जांपल ऐसी यानी कि आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो कॉन्टिन्यूस यानी कि उसकी वैल्यूज हो, यानी कि कॉन्टिन्यूस, यानी कि उसकी जो इंक्रीज है ना वो यानी कि डिस्क्रीट ना हो। डिस्क्रीट से मुराद के बाइनरी क्लासिफाइड ना हो, क्लासिफाइड तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, जैसे कि आपके। हेलो जी। सर आप करें कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, म्यूट म्यूट कर लें, म्यूट कर लें सब ना। तो जैसे ही किसी को क्वेश्चन हो फिर खोला करें हैं, वरना ना खोलें, क्योंकि आसपास में कोई आता जाता है, शोर होता है, तो फिर पता नहीं चलता। अच्छा जी, द टू प्रीवियस एग्जांपल्स वर कंसिडर्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आपको पता है कि दो हमने जो पहले एग्जांपल किए हैं, एक हमने एमएनएस्ट मूवी रिव्यूज वाली, जो कि मूवी गुड और बैड है, ठीक है, वो जीरो, अगर जीरो है तो बैड है, और वन है तो गुड है। मेरे ख्याल में जीरो वन जो है ना, मतलब गुड और बैड। अच्छा, वो एक वो हो गया, और एक न्यूज, न्यूज का क्लासिफिकेशन थी कि आपकी न्यूज कौन सी कैटेगरी की न्यूज है, इधर वो पॉलिटिक्स की है या ज्योग्राफी की है, या मतलब किसी और किस्म की न्यूज है, म्यूजिक है, या मूवी अपना मूवीज के बारे में वो है न्यूज, तो वो भी क्लासिफाइड है। ठीक है, वो आपके पास 45 जीरो टू 45 46 क्लासेस थी न्यूज की। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है रिग्रेशन का। अच्छा, उसमें हमारा क्या था कि वेयर द गोल वाज टू प्रिडिक्ट अ सिंगल डिस्क्रीट लेवल ऑफ एन इनपुट पॉइंट डाटा। हम अगर उसमें कोई इनपुट देते थे तो हमें मालूम करना होता था कि जो हमारी ये जो हम इनपुट दे रहे हैं, ये कौन सी क्लास में फॉल करेगी, ये कौन सी क्लास की न्यूज है, या ये कौन सी मतलब क्लास की मूवी है, बैड क्लास की मूवी है या गुड क्लास की मूवी है। Another common type of machine learning problem is regression, which consists of predicting a continuous value instead of a discrete label. ठीक है, जहां किसी को समझना है सवाल कर सकते हैं। ठीक है, for instance, predicting the temperature tomorrow given meteorological data, or predicting the time that software project will take to complete given its specifications। तो प्रिडिक्शन करनी है जी, मिसाल के तौर पे आपका कल टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठीक है, उसके लिए आपको हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होगा, टाइम और डे के हिसाब से, और ईयर्स के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से। तो आप प्रिडिक्शन करेंगे भाई आपका कल के दिन का टेम्परेचर कैसा रहेगा। ठीक है, आया कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, सर तो वो ये आपको। जो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, ये जो यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो ये मुझे समझा दें प्लीज। अच्छा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है और डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट वही होता है। डिफरेंस तो सर मुझे पता है दोनों में, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, इस लाइन में स्पेशली, कि जो आपका प्रिडिक्टिंग वेरिएबल होगा या जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, मतलब ये बता रहे हैं। जी 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 जी, डिस्क्रीट ऐसे होगा कि आपने उसकी क्लासेस होंगी ना, जैसे अगर मूवी का, हम मूवी का नाम अगर देते हैं, इनपुट मूवी का रिव्यू देते हैं, मूवी का रिव्यू हम जानना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब गुड और बैड मूवी है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये आपकी दो क्लासेस हैं, ये डिस्क्रीट, दो डिस्क्रीट वेरिएबल, दो डिस्क्रीट वैल्यूज होगी ना, जीरो होगी या वन होगी, बीच में तो 0.1 तो नहीं होगी ना, 0.12 ये तो नहीं होगी ना, या जीरो होगा या वन होगा। ठीक है, सर इसको जरा थोड़ा अगर मजीद एक्सप्लेन करें तो बेसिकली यहाँ पे वो बेसिकली अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ वो ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि पिछली दो एग्जांपल्स में हमने डिस्क्रीट वैल्यूज को मतलब पढ़ा है, जैसे 0 1 हो सकता है, दरमियान में कोई इंटरवल होगा, डिस्क्रीट वैल्यू होगी। जबकि अब हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी। कंटिन्यूस वैल्यूज ये होती हैं जो कभी भी रुकती नहीं, किसी हर एक पॉइंट पे आपको कोई वैल्यू मिलती है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर 1 सेकंड से भी कम अरसे में चेंज भी हो सकता है, वो कंटिन्यूस चल रहा होता है। इसी तरह आपकी जो टाइम की लिमिट है, जो टाइम है वो कंटिन्यूस चल रहा होता है। जैसे हमारी जो एनालॉग होती हैं सुइयां जो बिल्कुल मूव करती हैं हर ईच इंस्टेंट के ऊपर, ये कंटिन्यूस है।
और दूसरी डिजिटल है। तो अब अभी हम जो रिग्रेशन पढ़ने लगे हैं उसके अंदर हम कंटिन्यूस जो है ना वो डाटा लेंगे। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फॉर इंस्टांस, predicting the temperature for tomorrow given the meteorological data and predicting the time that software or predicting the time that software project will take to complete given its specifications. Note, don't confuse regression and the algorithmic logistic regression. Confusingly, logistic regression is not the regression algorithm, it's a classification algorithm. तो ये एक और चीज़ है, और इसमें वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं उसको। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक आपका जो है ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ये शैलो मशीन लर्निंग में आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन ये है, ये भी क्लासिफिकेशन वाला ही होता है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कि बोस्टन हाउसिंग प्राइस डेटा सेट। You will attempt to predict a median price of homes in a given Boston suburbs in the mid 1970s, given the data points about the suburbs at the time, such as the crime rate, the local property tax rate, and so on. मतलब वहाँ पे आप जहाँ पे घर की प्राइस प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं उसके आसपास में क्राइम कितना है, ठीक है, क्राइम रेट क्या है, या उसके जो है लोकल प्रॉपर्टी का टैक्स रेट क्या है। अगर टैक्स रेट अगर ज़्यादा है उस प्रॉपर्टी का तो उसके ज़रा यानी कि प्राइस यह है कि कम हो जाएगी, ठीक है। अगर क्राइम रेट वहाँ पे ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसकी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कम क्राइम रेट है तो प्राइस हाउस की ज़्यादा होगी, यानी सेफ एरिया में प्राइस ज़्यादा होती है, and so on. The data set you will use has an interesting difference from the two previous examples. It has relatively few data points, मतलब इसके अंदर आपके पास 4-5 हज़ार या 60,000 पिक्चर्स या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। उसमें आपके पास टोटल जो है ना 506 आपके पास घरों की आपके पास वैल्यूज होंगी। 506 घरों की आपके पास वहाँ उनके पास आपके पूरी एक ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। अब क्या होगा, स्प्लिट बिटवीन 404 ट्रेनिंग सैंपल्स एंड 102 टेस्ट सैंपल्स। आपने इसको स्प्लिट करना है इसमें, एंड ईच फीचर इन द इनपुट डेटा, फॉर एग्जांपल द क्राइम रेट हैज़ अ डिफरेंट स्केल। For instance, some values are proportions which take values between 0 to 1, other take value between 1 to 12, others between 0 to 100 and so on, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स हैं इसके, आपके हर कॉलम में डिफरेंट रेंजेस हैं नंबर्स की, ठीक है। तो अच्छा, उस डेटा में क्या होता था, उस डेटा में आप पिक्चर डेटा में क्या होता था, आपका एक स्केल होता था आपके, या 0 से लेकर 255 तक आपका ना इमेज के पिक्सल की वैल्यू होती थी, 0 से 255 तक। तो आप उसको जो है सारे मैट्रिक्स को आप 255 से डिवाइड कर देते थे, तो वो सारा का सारा डाटा नॉर्मलाइज हो जाता था, वो आपका यानी कि 0 to 1 आ जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर कॉलम का अपना रेंज है, हर कॉलम की अपनी रेंज है, ठीक है। अब क्या करना है कि पहले आपने ये डाटा लोड करना है, उसके बाद आप जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, ये बात नहीं मुझे क्लेरिफाई हुई कि हर कॉलम, मतलब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए 255 से डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं, वो स्केल आपको पता है, वो इमेज स्केल था, वो आपका इमेज स्केल था, उसमें आपके एक पिक्सल की वैल्यू जो है वो आपकी बिटवीन 0 to 25 आती है, और कलर डेप्थ के हिसाब से 3 आपके कलर डेप्थ होते हैं, तो हर कलर डेप्थ की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 तक आती है। तो उस हिसाब से उसका सारे का सारा मैट्रिक्स उसी स्केल पे था, हर जो पिक्सल था वो उसी स्केल पे काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, 255 से डिवाइड करेंगे तो सारा का सारा आपका जो पिक्सल हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, यानी उसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस केस में जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हो तो उसको आप डिफरेंट स्केल हो, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आपका, ये तो वो तो पिक्सल वाले थे ना, हर जगह हर वेरिएबल हर आपका फीचर एक पिक्सल था, एक पिक्सल था हर फीचर। लेकिन रिग्रेशन का डाटा होगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, जो रिग्रेशन का डाटा होगा उसमें हम, जैसे आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से नॉर्मलाइज किया था, तो ऐसे करेंगे हम इसको? हाँ, उसको हम उसी तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर।
तो इसको हमने जो है यहाँ से साथ साथ इसको लेके चलते हैं, कॉपी करते जाते हैं, वहाँ डालते जाते हैं, लेकिन मेरे पास आज वो अवेलेबल नहीं होगी। कोलैब अवेलेबल नहीं? लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि इतना वो नहीं है, ये हैवी डेटा नहीं है ना। जी इसका तो सैंपल ही काफी छोटा है। सैंपल भी छोटा है और मतलब कितना ज़्यादा नहीं है, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीपीयू की। जीपीयू ब्लॉक हो गया ना आज, पता नहीं कब तक खुलता है। ब्लॉक किस वजह से किया है? ओवर यूजेज की वजह से? उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा, मैं जब पिक्सल की डेंसिटी ज़्यादा करता था ना तो वो फिर जवाब देता था। मैं पिक्सल अगर 220 के पिक्सल लेता था तो वो वहीं पे 200 के पिक्सल भी नहीं ले रहा था, 190 का भी नहीं ले रहा था, 180 का ले रहा था बस। तो लेकिन सर उसमें रिक्वायरमेंट तो 150 की है, मतलब ये नहीं समझ आता कि अब इतने पिक्सल्स क्या करें सर। आपको ये कई दफ़ा कहा है, आपको कई दफ़ा कहा है इसको ट्राई करना होता है, आपने एक दफ़ा भी नहीं की मुझे तो लगता है। जी सर। की है? नो सर। फिर सवाल आप ऐसे पूछती हैं जैसे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मेरा ख्याल मिलता, शायद क्लास हमारी 3-4 बजे तक चली जाती है। अच्छा मैं आप, सर अभी फंक्शन जो है वो मुझे ना किसी दोस्त ने कहा है कल ना आपको ना, मैं असल में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं आपको एक बात सुना रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उधर वहाँ पे हमारा टेक्सला में ना हमारा वर्कशॉप वहाँ हुई थी हमारी ना, सारे लैब्स वगैरह हमारी ना, हमारी यूनिवर्सिटी उस वक्त नई नई बनी थी ना, उस वक्त हमारे लैब्स नहीं थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने लैब्स वहाँ अरेंज कराई। तो हम वहाँ गए लैब्स करने के लिए, तो वहाँ पे ना सवाल बहुत करता था उनको, मैं सवाल इतने करता था और बड़े लॉजिकल सवाल करता था, और ना वो कहते थे यार वाकई ये ना मौलाना साहब बड़े सवाल करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। लेकिन मैं घर जाके ना एक लफ्ज नहीं पढ़ता था तो फिर क्या हुआ, आ गया वाइवा का दिन, वाइवा का दिन आ गया फिर उस दिन उन्होंने सवाल पूछे हो गए। वो कह रहे हैं कि मौलाना बस साहब वो फिर आज फैसले की घड़ी आ गई। कहते आपने हमें बड़ा तंग किया है। नहीं तंग नहीं किया, हमें जगाया है बल्कि सोए हुओं को, तो ये अच्छी बात है। आज इन्होंने वैसे प्रेजेंट करना था 90+ जो कह रहे थे कि एक्यूरेसी। हाँ इनको हमने असाइनमेंट दी थी तो यार शौकत साहब की बात तो सुन ले, वो वाइवा में क्या हुआ फिर? वाइवा में उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर क्वेश्चन पोज किए मेरे ऊपर, ठीक है। अब बंदा अगर घर पढ़ के जाए लेकिन घर जाके ना पढ़े तो वो जी फिर आके फिर वहां पे आके क्या जवाब देगा? प्रैक्टिस ना हो तो फिर नहीं आप आंसर कर सकते। सर आगे चलें प्लीज, जरा टाइम प्रोडक्टिव करें प्लीज, मेहरबानी, चले माइंड ना चले कीजिए। चले चले जी, ये लर्न का ये इसको हम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी आपने कहा कि हमें पिक्सेल्स को जो है वो चेंज करना होता है, क्या रेफर करते हुए चेंज करना होता है? सर प्रैक्टिस जब करूंगी तो ये कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली वो उस वक्त तक आप भूल चुकी होंगी और अब दोबारा फिर आके पूछ रही होंगी सर वो मुझे समझ नहीं आया। वो मैं वीडियोस देख लूंगी और ना समझ आया तो फिर ऑब्वियसली। सर ये बता दें मतलब किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम पिक्सेल्स को चेंज किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं, आपके जो कलर वैल्यूज होती हैं वो 0 से 255 तक चेंज होती हैं। जब आप कलर चेंज करते हैं ना, यहाँ पे आपको कई दफा बताया भी है मैंने, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये देखें यहाँ वैल्यूज कितनी लिखी हुई हैं RGB की, ये देखें, ये आपको नजर आ रही है? यस सर। ये नजर आ रही है 0 से लेके, ये देखें, जी ये होती हैं। आप ये अब तो ये तो बड़ा कॉमन सी चीज है, तो ये 0 से 255 तक जाती हैं। ये अगर आप सारे को 250 RGB को सबको 255 कर दें तो ये वाइट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे वाइट हो गया है। अगर आप मैं इसको 0 कर दूं, सबको ये इसको 0 कर दूं तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। RGB सबको 0 कर दूं तो ब्लैक हो गया। अगर सबको मैं 255 कर दूं तो सबको मिक्स करके तो वो वाइट हो जाता है। वो आपने जो रीसाइज किया था उसको उसमें आपने मैं 180 साइज रखा था, वो तो मुझे नहीं रिसाइज समझ आ रहा। वो तो रिसाइज होता है। वो रिसाइज का मतलब है आप उसके डायमेंशन को कम कर रहे हैं। जी सर।
सर मेरा वही क्वेश्चन था कि आप वो जो रीसाइज वो कर तो रहे हैं वो तो कॉलम और रोज की वैल्यूज को आप चेंज कम कर रहे होते हैं या ज्यादा कर रहे होते हैं। जो आपका मैट्रिक्स बनता है हम कर रहे हैं हैं? किस रेफरेंस की बेस पे कर रहे होते हैं ये समझ नहीं कोई आ रहा। रेफरेंस नहीं है, आपने हिट एंड ट्राई करना है। मैंने आपको कई दफा तो बताया है, कल भी बताया है बेटा आपको। तो सर मतलब आपने कुछ सोचा ना, जैसे आपने पहले 150 सोचा नहीं, वो देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अगर 180 पे सही आ रही है तो उस पे, अगर 150 पे सही आ रही है तो वो ले ले। अगर आपने बार बार ट्रेन कराना होता है, आपने एक दफा भी नहीं कराया होगा, आई एम श्योर। सर 4 o'clock आप क्लास होगी तो प्रैक्टिस किस टाइम करूंगी? आप 4 o'clock एंड करेंगी तो आप नाश्ता कितने बजे करती हैं? उस वक्त फिर बैठ जाए नाश्ता करके। कितना पड़ता है ना, मुझे नाश्ता मैं नहीं करती, डायरेक्ट खाना खाती हूँ, लंच करती हूँ। हाँ तो खाना खा के बैठ जाए करें। चलें जी सर। आगे चलते हैं। तो as you can see that we have you have 404 ट्रेनिंग सैंपल एंड 102 टेस्ट सैंपल। तो आपने ये जब वो किया तो उसने आपको दिखा दिया। सच each with 13 न्यूमेरिकल फीचर्स। तो आपके पास फीचर जो हैं वो 13 है हर एक के। such as per capita crime rate, average number of rooms per dwelling, accessibility in highways and so on। हाँ? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये 13 का बता दें प्लीज। फीचर्स हैं, फीचर्स का अभी तक आपको नहीं पता फीचर्स। नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे स्क्रीन ठीक नजर नहीं आ रही। ठीक है सर, पता है सर फीचर्स का। अच्छा ये देखें, अब नजर आ रही है। वैसे इस एग्जांपल के अंदर फीचर्स आपके क्राइम रेट है, इसी तरह जो आप ऊपर टैक्स रेट बता रहे थे वो है, और ये एवरेज जो आप आगे यूज कर रहे हैं, एवरेज रूम पर ड्वेलिंग, ये सारे इसके फीचर होंगे ना। 13 है हाँ जी, टोटल। जो इसके कॉलम होते हैं ना वो इसके फीचर होंगे, और जो रोज होती हैं वो हर घर की, मतलब हर घर की रीडिंग या हर घर की ऑब्जर्वेशन। एक हर घर जो है वो एक रो होती है, और उसके जो कॉलम होते हैं वो उसकी वैल्यूज फीचर्स होती हैं, जैसे कि और क्या उसका टैक्स पेड है, क्या क्राइम रेट क्या है उसके वहाँ पे, और उसके डिवेलिंग्स में रूम पर डिवेलिंग कितने हैं, ठीक है, और उसकी क्या हाईवे के करीब है, क्या उसके साथ कम्युनिटी सेंटर मौजूद है, क्या उसके पास स्कूल मौजूद हैं मिसाल के तौर पे, क्या उसके पास सिनेमा मौजूद है, क्या उसके पास जो है चर्च मौजूद है, मिसाल है। ये मुख्तलिफ के पैरामीटर्स हैं जो कि उसके फीचर्स होते हैं। जितने अच्छे फीचर्स होंगे हाउस की प्राइस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो आप कॉमन सी बात है ना, आप जब घर लेते हैं आप देखते हैं कि क्या ये सेफ है, क्या इसके पास हॉस्पिटल मौजूद हैं, क्या इसके पास स्कूल्स मौजूद हैं, ये फीचर हुए ना इसके घर का। तो जितने ज़्यादा अच्छे फीचर होंगे, क्या इसके पास हाईवे की एक्सेस मौजूद है, हाईवे पे मेरा इजीली एक्सेस है, क्या इसके अंदर मतलब गाड़ी पार्किंग की अच्छी जगह है, क्या इसके बाहर जो है लॉन बना हुआ है, ये सारे फीचर होते हैं। तो इसको हम कॉलम्स में लिखते हैं इन फीचर्स को, ठीक है। नहीं हमने शुरू ही अभी किया है, ये तो कोई आप अजीब ही बात कर रही हैं। अच्छा, द टारगेट आर द मीडियन वैल्यूज ऑफ द टारगेट्स आर द मीडियन वैल्यूज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड होम्स इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो हमारे पास ये $1000 में आपके टारगेट्स हैं, हर घर की प्राइस बताई गई हुई है हर घर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कि द प्राइसेस आर टिपिकली बिटवीन 10,000 to 50,000। if that sounds cheap, remember that it was back in 1970, and these prices aren't justified for aren't adjusted for inflation. So preparing the data, it would be problematic to feed into the neural network values that all take widely different ranges. तो ये अब वो बात आ गई, नॉर्मलाइज वाली बात आ गई। नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि आपने हर कॉलम की हर वैल्यू को 0 से 1 के दरमियान में लेके आना होता है, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। जीरो के जो है वैल्यू नॉर्मलाइज हो, यानी कि -1 से लेके +1 के दरमियान में 0 पे सेंटर्ड हो, तो वो भी नॉर्मलाइज का दूसरा तरीका है। The network might be able to automatically adapt to such heterogeneous data, but it would be definitely
डेफिनेटली मेक लर्निंग मोर डिफिकल्ट। आप हेट्रोजीनियस टाइप डाटा अगर देंगे, डिफरेंट टाइप्स का डाटा अगर आप भेजेंगे उसके अंदर, उसकी रेंजेस डिफरेंट होंगी, कोई छोटी रेंज होगी, कोई बड़ी रेंज होगी, तो उसको कर तो लेगा लर्न, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लर्न करेगा। A widespread best practice to deal with such a data is to do feature-wise normalization. For each feature in the input data, a column in the input data matrix, you subtract the mean of the feature. मतलब पहले आप mean लें कॉलम का, उसको हर एलिमेंट में से माइनस करें मीन वैल्यू को। आपके कॉलम का मीन जो है उसके हर वैल्यू में से माइनस होगा। उसके बाद उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन लें उसकी, और उसको आप डिवाइड कर दें, ठीक है, उस वैल्यू को, सो दैट द फीचर इज सेंटर्ड अराउंड 0 एंड हैज अ यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। दिस इज इजीली डन बाय इन numpy। तो ये आपका ये हमने पहले भी किया था, एक मेरे ख्याल में कार प्राइस वाले में किया था हमने इस तरीके से। अच्छा, इसको हमने उठा लेते हैं यहाँ से, इसको भी कर लेते हैं साथ ही। Note that the quantities used for normalization, the test data अच्छा are। सर, जी ये जो हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी डिवाइड करनी होती है, ये जब ट्रेन डाटा में से मीन माइनस कर देते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है ट्रेन डाटा की, कि मीन माइनस करने से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेनी है और फिर उसको डिवाइड करनी है? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऊपर कैलकुलेट कर लिया ना यहाँ। लेकिन सर इसमें ये लिखा है ना कि मीन डाटा, देखिए हमने ट्रेन डाटा को अपडेट कर दिया मीन माइनस करके, और फिर अपडेटेड ट्रेन डाटा में से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। अच्छा, ये चीज है, ये चीज जी आपने जी, हमेशा ऐसा ही होता है, स्टैटिस्टिक्स में यही फार्मूला होता है। वैल्यू में से मीन माइनस होता है, जिसे हम एक्स बार कहते हैं। वो माइनस करके जो आंसर आता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करते हैं। ये आप इधर एग्जांपल में भी देखें ना, ये कोड में नजर आ रहा है, टेस्ट डाटा माइनस इक्वल टू मीन। ये क्या हो रहा है, टेस्ट डाटा में से मीन माइनस हुआ और असाइन हो गया टेस्ट डाटा को, वो जो आंसर आया वो बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड हो रहा है। तो ये जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं ना, ए माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो फॉर्मूला है। अच्छा, कार वाली में हमने क्या किया था, याद है आपको कुछ? ऐसे ही था वो भी। मुझे शक पड़ रहा है कि हमने शायद ये इससे पहले ले लिया था। इधर चेक करें जरा। सर ओपन कर लें, आपके पास वो फोल्डर पड़ा होगा फाइल। सर सॉरी, मैंने तो ज्वाइन ही आज की है। नहीं वो पड़ी होगी हिस्ट्री सर के पास, एक चीज पड़ी है, कोई मसला नहीं। सर ये मीन जो है वो हम पॉपुलेशन मीन में से माइनस करते हैं, जैसे कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने तो बताया था कुछ के पॉपुलेशन मीन यहाँ पे आई थिंक इसमें तो सिंपल मीन होता है मेरे ख्याल है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 1/2। हाँ ठीक है, उसी तरह लिया है। हमने कॉपी किया था ना, इसी से बुक से कॉपी किया था, उस वक्त भी आई थी, और कि लेबल वेरिएबल्स के नाम भी सेम है, तो वो सही है। चलें ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सर तो आपने नोट इसमें ये बताया था ना कि जो ट्रेन लेबल्स के जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो टेस्ट के लिए भी वही होंगे। जी वो उसके सेम पॉपुलेशन में से आप उसके लेंगे ना, ताकि आपके रिजल्ट सही आए हैं। मतलब आपने उसके टेस्ट ट्रेनिंग वाले में से ही लेना है मीन, जो आप उस पर अप्लाई करेंगे, तो दैट उसका आपको सेम पॉपुलेशन में से ट्रीट हो वो टेस्ट डेटा आपका। सर ये एक बार कोड जरा रन करके बता दूं। कर तो दिया है, किया ना रन वाला है ना जी? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, note that the quantities used for normalization, the test data are computed using the training data। तो वो वही बात कर रहा है कि जो आपका मीन ट्रेनिंग डाटा में से निकलेगा वही आपने टेस्ट डाटा पे अप्लाई करना है। अच्छा,
You should never use in your workflow any quantity computed on the test data. आपने टेस्ट डेटा का मीन नहीं निकालना यहाँ से, मतलब ये नहीं कि टेस्ट डेटा का मीन निकाल के फिर उसमें से माइनस करें, नहीं, यही वाला मीन जो है आपने उसका जो है माइनस करना है, ये वाला जो ट्रेनिंग डेटा पे आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा, इवन फॉर समथिंग एज सिंपल एज डाटा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आपने डाटा नॉर्मलाइजेशन करते हुए ये नहीं करना काम। बिल्डिंग योर नेटवर्क, अब आपने जो है नेटवर्क लगा दिया और इसमें आपके पास जो रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है उसके अंदर जो लॉस होता है मीन स्क्वेयर्ड एरर और मैट्रिक्स जो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये होता है, तो आप कॉपी कर लें। के बारे में बता दूं कि आप मुझे भूल गए एक्चुअली। इसके बारे में train_data.shape और जो 1 लिखा हुआ है आपने वैसे असाइनमेंट में बताया तो था, लेकिन पाइथन करें, पाइथन सर पाइथन में कई पाइथन और numpy, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग करनी है, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है बेटा जी। शेप में सर कोई कोड नहीं आया था पाइथन में। आपको numpy में कोई कोड नहीं आया पाइथन इसका शेप का? जी बस वो आया था ये शेप वाला कोड, लेकिन वहां पर तो हमने ये देखा था ना कि numpy में है ये शेप। numpy में पहली कमांड ही जो है ना पहले पेज पे वहाँ शेप आता है। शेप और रीशेप तो numpy की जान है, वो हमने पहले 5 सफे छोड़ दिए। यहाँ पे नहीं समझ आ रहा ना मुझे, वो तो मुझे पता है। सर कोई बात नहीं, रिपीट कर दें एक दफा ना, नो इशू। और सर ये बात रोजाना रिपीट होती है इधर, कोई मसला नहीं, वो तो कर दूंगा मैं, लेकिन इनको चाहिए कि ये प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस तो करती नहीं है। आप मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने प्रैक्टिस करते हैं? चलें आज ये क्वेश्चन है आप सबसे। यस सर। यस सर। बताएं जी, आप बताएं जी। डेली नहीं होती तो भाई प्रैक्टिस करेंगे तो काम बनेगी ना। आप रोजाना सवालात तो अब की बछाड़ होती है, लेकिन आपसे जब मैं सवाल करूं आपके पास जवाब नहीं होता। सर वैसे ना जिनकी numpy स्ट्रांग है ना उन्हें यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जी। सर, जिनकी numpy स्ट्रांग है ना उनको यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही इस कोड के अंदर ना, यहाँ इशू नहीं होता इतना। दरअसल बात ये है, जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करता, मैंने असल में मुझे कल सजाद साहब कह रहे थे आपको आपके गुनाहों की शामत आई हुई, जो आपने उनके साथ सवाल करते थे ना और तैयारी नहीं करके जाते थे तो आपको बदला मिल रहा है। सर फिर आप भी वाइवा रख लें, सर आप भी वाइवा रख लें। फरूक तैयब भाई आप चाहते हैं कि क्लास ना हो है? वाइवा जब रखते हैं, वाइवा जब रखते हैं तो लोग कहते हैं हमने नफल पढ़ने आज। चलो ठीक है साकी आप स्टार्ट करें आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। इतना डिस्कशन जो किसी और काम में लग रहा है तो 2 मिनट अगर बता देंगे अगले को डिस्करेज ना करें। और थोड़ा सा उसामा भाई क्या हो गया आपको? आपको नहीं आइडिया हिस्ट्री का? आप लगता फर्स्ट डे आए हैं यहाँ पे उसामा भाई। हाँ जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट डे आया हूँ। मुझे वैसे डिस्करेज तो किसी को नहीं कर रहे। मैंने किया आपको आइडिया नहीं है बात का, वो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, उनको बेहतर आइडिया चीजों का। अच्छा जी, लेकिन सर टीचर बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, फीडबैक गुलबाज साहब ये इमरान भाई अपना माइक बंद करें प्लीज। नहीं है कमेंट पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बुरा लगा तो माजरत जनाब। नहीं कोई बात नहीं। इमरान साहब इमरान साहब का बंद करें माइक प्लीज। मेरा भी कर दें, इमरान साहब का भी कर दें। शौक साहब बताइए यार, सवाल का जवाब दीजिए और आगे चलिए प्लीज। सवाल का जवाब उन्होंने पूछा कि मुझे रीशेप की समझ नहीं आती, तो रीशेप तो बेसिक फीचर है, गूगल करें, आगे पढ़िए हम। और दूसरा ये कि रीशेप यहाँ अभी आया भी नहीं है, मैं इनको कैसे अभी मैं कहाँ बताऊँ कि रीशेप। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो नहीं ना अभी समझाया जा सकता, वो जब रीशेप आएगा वो भी समझा देंगे, लेकिन उस वक्त तक वो गूगल कर लें, आप आगे चलें प्लीज। माइंड ना करें, क्योंकि मैं देखता हूँ पढ़ते थोड़ा है और हम इधर उधर की बातें बहुत करते हैं।
सर ये जो एग्जांपल आप कोड लिखा है, आप आपको वन बाय वन सवाल लाइन अगर बता किया दें। है, सवाल करने से मना नहीं किया है प्लीज, मगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि सवाल जो टॉपिक चल रहा हो उससे मुतल्लिक किया करें। आपका एडवांस सवाल है, बाकी 18-20 बंदे वो खामखाई उलझ के रह जाते हैं कि ये सवाल था किस चीज के बारे में और क्यों था, इसलिए थोड़ा इसको अवॉइड करें ना, क्लास की तरह लेके चलें। वन अच्छा ऑन जी, वन उन्होंने कहा तो कि फिर आप जो मर्जी सवाल करें, वो कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि इसको लाइन बाय लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। पहले हम केरस के इंपोर्ट कराएंगे मॉडल्स, जो हम ये मॉडल्स डिफाइन करेंगे आगे, मॉडल्स और सिक्वेंशियल या जो भी मॉडल आपका एक इसमें मेथड या वो है। अच्छा, उसके बाद लेयर्स हम करेंगे। लेयर्स का मतलब होता है कि आपका मॉडल जो है लेयर्स के ऊपर बिल्ड होता है। मॉडल के अंदर मतलब आपकी लेयर्स कनेक्टेड होती हैं, लेयर बाय लेयर आपका मॉडल कनेक्ट होता है। तो पहले हम इसका डिफाइन करते हैं कि मॉडल हमारा कैसा है, किस टाइप का है, सिक्वेंशियल मॉडल है। ठीक है, जी सर। सीक्वेंस का मतलब, सिक्वेंशियल का मतलब है हर चीज सीक्वेंस में आपस में कनेक्ट होगी। उसके बाद आपका जो है डेंस डेंस लेयर आती है। डेंस लेयर का मतलब है मॉडल डॉट एड लेयर्स डॉट डेंस। डेंस का मतलब है कि आपकी जो यूनिट है, रेलू यूनिट है, या आपका जो न्यूरॉन है, वो आपस में फुली कनेक्टेड है, डेंसली कनेक्टेड है या फुली कनेक्टेड है। यानी कि मींस के हर न्यूरॉन नेक्स्ट लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे आप एक वायर समझ लें कि हर हर न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को एक वायर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। और फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका इसमें आपने 64 न्यूरॉन आपने लगाए हैं। न्यूरॉन का मतलब बेसिकली सिंपली क्या है, आपके रेलू फंक्शन, आपके 64 रेलू फंक्शन इस पे लगे हुए हैं। और उसके बाद आपके ये सेकंड लेयर आ गई, उसमें ये हिडन लेयर है, ये भी हिडन लेयर है, इसको भी हिडन लेयर कहते हैं, ये भी हिडन लेयर है। इसके अंदर भी आपके 64 यूनिट हो गए। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, ये जो आपका ट्रेन डाटा डॉट शेप वन का मतलब है कि आपके देखें, ट्रेन डाटा जो होता है आपके पास क्या हो गया, टू डायमेंशनल, एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। तो क्या है उसकी जो 0 डायमेंशन है और 1 डायमेंशन, यानी कि 0 डायमेंशन में क्या है और 1 डायमेंशन में क्या है। तो ये 1 डायमेंशन में आपके जो हैं, आपकी वो पड़ी होगी पिक्सल, मतलब कितने हैं, मिसाल के तौर पे अगर पिक्चर की बात करें तो 180 × 180। ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी जो शेप है वो डाटा की इस वक्त यहाँ पे कौन सी शेप होगी, 13 वाला। जो आपका 13 वाला होगा ना, वो आपका डायमेंशन 1 है। ठीक है, जो आपके फीचर्स वाली डायमेंशन है। तो उसके बाद आपका आ गया एक और लेयर, उसमें आपके पास आपने डेंस लेयर पे लगाया आपका सिर्फ एक न्यूरॉन। ठीक है, इसमें आपकी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता आपके रिग्रेशन प्रॉब्लम में। तो एक्टिवेशन फंक्शन वहां होता है जहां आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल का आपने वो डिसीजन लेना हो, इधर 1 0 या 0 1 2 3 4 5 किसी एक क्लास में आपको वो आंसर देगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक कंटिन्यूस वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आप एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया, मॉडल डॉट कंपाइल कर दिया। उसमें आपके सर पास सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये जो 1 है ये लास्ट, ये आउटपुट के लिए है कि आउटपुट 1 आएगी? जो 1 आउटपुट के लिखा लिए 1 का मतलब है सिर्फ एक यूनिट, सिर्फ एक यूनिट लगना है वहाँ आउटपुट के लिए। उसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं है, जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने मॉडल को कंपाइल करना होता है। ठीक है, उसके साथ कंपाइल में आप क्या करते हैं, उसके ऑप्टिमाइजर लगाते हैं, लॉस फंक्शन लगाते हैं और मैट्रिक्स लगाते हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्टिमाइजर जो ज़्यादातर हम ये RMS प्रॉप यूज़ करते हैं, और लॉस फंक्शन जो है मीन स्क्वेयर्ड एरर, और आपका मैट्रिक्स जो है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये आपका हो गया मॉडल। आप इसको रन कर दें तो ये आपका मॉडल रेडी हो गया। अब आप क्या करेंगे, दिस नेटवर्क एंड्स विद अ सिंगल यूनिट एंड नो एक्टिवेशन, इट विल बी लीनियर लेयर। तो इसमें कोई एक्टिवेशन आप यूज नहीं करेंगे, आपके ऊपर लीनियर वैल्यूज आएंगी। ठीक है, दिस इज द टिपिकल सेटअप फॉर स्केलर रेग्रेशन। ठीक है, अ रेग्रेशन वेयर यू आर ट्राइंग नवीद,
नवीद भाई आपको मिल जाएंगी ये अपना, ये रोजाना अपलोड हो जाती हैं वीडियोस। अच्छा जी, this is a typical setup for a scalar regression, a regression where you are trying to predict a single continuous value, ठीक है, जिसमें जब continuous का मतलब जब continuous का लफ्ज आ गया तो that means आपकी ये regression problem है, या एक स्केलर वैल्यू आपको मिलेगी, 0 1 2 3 4 5 नहीं मिलेगी, क्लासेस नहीं आएंगी, ठीक है। अप्लाइंग एन एक्टिवेशन फंक्शन वुड कंस्ट्रेन द range the output can take. For instance, if you applied a sigmoid activation function to the last layer, the network could only learn to predict the values between 0 and 1. मतलब आपका sigmoid जो है वो सिर्फ दो वैल्यूज देता है, या 0 देता है या 1 देता है, या 0 के पास यानी कि 0 के आसपास वैल्यू होगी या 1 के आसपास वैल्यू होगी, ठीक है। Here, because the last layer is purely linear, the network is free to learn to predict values in any range, ठीक है, तो ये है। Note that you compile the network with the mean squared error loss function. Mean squared error, the square of the difference between the prediction and the targets. तो इसका किसी को अगर ना पता हो तो बता दें। ठीक है सर। अच्छा, this is a widely used loss function for regression problems. You are also monitoring a new metric during the training, mean absolute error. It's the absolute value of the difference between predictions and the targets. मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, अगर आप मीन स्क्वेयर्ड एरर की बात करें, मीन एब्सोल्यूट एरर की, MAE, ठीक है, MAE। अब क्या होगा, MAE का आपके पास जो एक है y डैश जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और एक है आपके पास y जो आपके पास असल वैल्यू है। तो मिसाल के तौर पे ये अगर नेगेटिव क्वांटिटी आई है तो इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ABS एब्सोल्यूट, तो वो आपकी ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। और आपका मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है MSE, ठीक है, वो आपका है y डैश माइनस y इसका होल स्क्वायर, ये आपका मीन स्क्वेयर्ड एरर है, ठीक है। उसके साथ एब्सोल्यूट नहीं लगेगा? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं, ये स्क्वेयर्ड है, ये एब्सोल्यूट है, जिसमें आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अगर मिसाल है ये नेगेटिव आएगा तब भी ये आपको पॉजिटिव देगा ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ वो उसके साथ एब्सोल्यूट के मीनिंग्स ये होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव। उन्होंने बता दिया, अच्छा सही हो गया, थैंक यू सर, वो पता चल गया। सर एक रूट मीन स्क्वायर भी होता है। RMS वैल्यू हम उसमें ले रहे हैं बाइनरी या मल्टी क्लास में। अच्छा ठीक, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में लेते हैं। तो it's the absolute value of the difference between the predictions and the targets. For instance, a mean absolute error of 0.5 on this problem would mean your prediction are off by 500 on average. तो अगर आपके पास 0.5 मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है तो दैट मीन्स आपके पास 500 की रेंज से डिफरेंट यानी कि आ सकती है। आपकी प्रेडिक्शन जो है वो $500 के ऊपर नीचे है रियल वैल्यू से। अच्छा जी, ये वैलिडेशन वाला सवाल किया था कल, के फोल्ड है ना, वो किया था, आज वो आए नहीं है, इसमें डिफरेंट वैलिडेशन चेंज कर रहे थे हर सेट। सजाद भाई दिल पे तो नहीं ले गए आज, वो जो बदमजगी सी हुई थी उधर? कहाँ हुई थी, कुछ नहीं हुआ था सर। अच्छा। वो एक मैच्योर आदमी है, ऐसी बात नहीं करता। सही जी, अब वैलिडेशन करनी है हमने। To evaluate your network while keep adjusting its parameters such as the number of epochs used for training, you could split the data into training set and the validation set as you did in the previous example. But because you have a few data points, the validation set would end up being very small. For instance, about 100 examples. As a consequence, the validation scores might change a lot depending on which data points you choose to use for validation.
and which you choose for training. The validation score might have a high variance with regard to the validation split. This would prevent you from reliably evaluating your model. अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है, हमने जो पिछली एग्जांपल की थी उसमें जो है, ये देखें, हमने जो पहले एग्जांपल की थी उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास डाटा सेट था 25,000 का, ट्रेनिंग वाला, ठीक है, 25,000 का सेट था। तो क्या किया था हमने वैलिडेशन के लिए क्या किया था, इसके जो फर्स्ट 10,000 थे, यानी कि ये ट्रेनिंग वाला डाटा सेट था ना, ट्रेनिंग सेट, उसके हमने ले लिए थे 5 सेकंड के लिए ना पावर ऑफ वाला बटन प्रेस करके रखो, 5 से 10 सेकंड के लिए हमने वैलिडेशन में खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। और उस बाकी जो है हमने ट्रेनिंग के लिए बाकी जो रखे थे ट्रेनिंग सेट के लिए हमने क्या रखे थे, ट्रेनिंग सेट के लिए हमने रख लिए थे इसी का ट्रेन 10,000 से एंड तक, ये आपका ये हो गया था इस तरीके से, ठीक है ना, ये कल हमने किया था। अब वो कह ये रहा है कि असल में अब क्या है, अब ये है कि प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास डाटा सेट बहुत छोटा है, ठीक है, हमारे पास डाटा सेट में टोटली इस वक्त जो है 405 वैल्यूज ना ट्रेनिंग में रह गई हैं, बल्कि जबकि 100 हमने रख लिए हैं टेस्टिंग के लिए कुछ, ठीक है, तो वो टेस्टिंग के लिए चलेगी, ये ट्रेनिंग में रह गई हैं। तो कह रहा है कि हम पहले जब वैलिडेशन कर रहे थे तो वो तो उस वक्त तो हम इसमें से 10,000 हमने उठा लिए थे, तो हमारे पास 15,000 फिर भी टेस्टिंग के लिए रह गए थे। लेकिन अब जो है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 100 रख लें वैलिडेशन के लिए तो बाकी 300 ट्रेनिंग के लिए रह गए, तो उसके अंदर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? वो कह रहा है कि प्रॉब्लम ये होगी कि बिकॉज यू हैव अ फ्यू डाटा पॉइंट्स, the validation set would end up being very small, ठीक है। As a consequence, the validation score might change a lot depending on which data points you choose to use for validation and which you choose for training. The validation score might have a high variance with regard to the validation split. तो उसका जो है आपका स्कोर जो है, वैलिडेशन का स्कोर जो है उसकी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंजिंग हो रही होगी, यानी कि एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, इस तरीके से वेरिएंस होगी बहुत ज़्यादा। दिस वुड प्रिवेंट यू फ्रॉम रिलायबली इवेल्युएटिंग योर मॉडल। तो इससे आपकी जो, जब आप मॉडल की इवेल्यूशन कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो आपको अच्छी वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। द बेस्ट प्रैक्टिस इज सच इन सच सिचुएशन इज अभी इजाजत है सोने की। क्रॉस वैलिडेशन। तो इसमें आपके पास सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपने क्रॉस वैलिडेशन यूज करनी है ट्रेनिंग सेट में से। It consists of splitting the available data into K partitions. Typically K जो है वो 4 या 5 होगा। तो उसमें क्या है, अगर आपके पास 400 हैं, 400 डाटा पॉइंट 405 हैं, तो आप क्या करेंगे, 405 के आप 4 इसे कर लेंगे, ठीक है, बराबर। इसमें 101 आ गया, इसमें 101 आ गया, 101 आ गया, इसमें मिसाल है 102 आ गए, तो ये आपके 4 इससे हो जाएंगे। अब पहले में आप इसको वैलिडेशन के लिए रख लेंगे, और ये ट्रेनिंग, ये पहले मिसाल है, आप पहले लूप में ऐसे चलाएंगे। अगले लूप में जो है ये आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, ये वैलिडेशन हो जाएगा, ये ट्रेनिंग रहेगा, ये वैलिडेशन हो जाएगा। उससे अगले लूप में जो है ये वैलिडेशन हो जाएगा, बाकी ट्रेनिंग। उससे अगले लूप में, सॉरी यहाँ लास्ट वाला वैलिडेशन हो जाएगा, पहले 3 ट्रेनिंग हो जाएंगे। हाँ, लास्ट वाला जो है फिर इसमें यहाँ पे ये वैलिडेशन हो जाएगा आखिरी लूप में, ठीक है, बाकी ट्रेनिंग। एक्चुअली हर दफा लूप में वैलिडेशन जो है ना वो चेंज करते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। यही इसका के फोल्ड का यही एक मेथड है। ये है के फोल्ड आया उसने जी, ठीक है। तो अगर आपके पास के फोल्ड में अगर K3 हो तो आपका इस तरह होगा, आपके 3 पोर्शन हो जाएंगे। अगर 4 होगा तो 4 पोर्शन बन जाएंगे उस डाटा के, ठीक है। तो ये है। अब हम इसने जो अप्लाई किया है कोड के ज़रिए, ठीक है। तो कोड के ज़रिए भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, ठीक है। वैसे जो है आप उसके अंदर वैलिडेशन स्प्लिट का एक सिर्फ पैरामीटर डाल देते हैं तो वो खुद ब खुद कर लेता है। लेकिन कोड के जरिए अगर करना चाहें तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं,
लेकिन वो सिर्फ एक लाइन में ही सारा कुछ हो जाता है। अगर हम कोड जो उसकी फिट मेथड के अंदर भी होता है ना, तो हम यहाँ से ये एक नाइव अप्रोच है, नाइव अप्रोच को यूज करते हुए करें तो इस तरह होगा। दूसरे तरीके से भी हो सकता है, वो भी कर लेते हैं। इसको हमें दुरुस्त भी करना पड़ेगा ना सारा। और आप दूसरा वाला कौन सा कोड बता रहे हैं जो 1 लाइन में होता है? वो सर वो अच्छा वो कर लेते हैं। वो उसमें आपके पास रियल टाइम में वो आ रहे होंगे यहाँ पे। वो है मॉडल डॉट फिट करके, वही वाला मॉडल डॉट फिट, और यहाँ पे आप लिखते हैं ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, ट्रेनिंग अंडरस्कोर लेबल्स, ठीक है। और उसमें आपके पास यहाँ पे इपॉक्स देते हैं, ठीक है। इपॉक्स इज इक्वल टू मिसाल है 50, और इस तरीके से आप वैलिडेशन स्प्लिट यहाँ वैलिडेशन स्प्लिट देते हैं, वैलिडेशन स्प्लिट। सर बैच साइज देना लाजमी होता है या नहीं? बैच साइज भी लाजमी होता है। बैच साइज यहाँ पे बैच साइज का पैरामीटर भी होता है। ये आपके पास यहाँ होवर करते हैं इसके ऊपर ना, सारा आ जाता है वो क्या क्या पैरामीटर देने हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये सिर्फ आपने ये आपने सिर्फ पैरामीटर यहाँ पे वैलिडेशन स्प्लिट लिखेंगे, यहाँ पे इपॉक्स लिखेंगे, यहाँ पे फिर आप वो बैच साइज भी देंगे, ठीक है। बैच क्योंकि साइज आज ग्रुप में ना एक जो किसी ने ग्रुप में ना किसी ने कहा था कि ना बैच साइज सर ने नहीं दिया था, तो मैंने कहा अच्छा वैसे देख लें, बैच साइज तो लाजमी होता है। बैच साइज होता है। तो जब आप वैलिडेशन स्प्लिट दे देते हैं तो दैट मीन्स कि आपके जो ट्रेनिंग का डाटा है उसके अंदर से 30% जो है ना वो वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, और वो उसको मूव करता रहेगा रैंडमली, रैंडम पिक करेगा, रैंडम ईच आइटरेशन पे जो है ना वो रैंडम पिक करेगा 30%। अच्छा, हाँ, और वो ये आपके ट्रेनिंग जी ये हो सकता है कि जिस तरह आप मुख्तलिफ बैचेस बना रहे हैं, तो कोई बैच अगर आप कर रहे हैं सिलेक्ट, तो इसमें कम हो सकता है वो उसमें से डाटा पिक ही ना करे, उस बैच में जाए ना। अगर आप थोड़े चला रहे हैं, मतलब आप अगर 10 बैच हैं, अभी इसमें बैच साइज 10 है, तो वो जब उसको ट्रेन करने जाए तो 5-8 बैचेस को स्कैन करे, 2 बैचेस को देखे ना। इसमें कैसे थोड़ा सा करता है, डिवीजन किस तरह करता है इसकी बैचेस की, कि हर तरह का डाटा हर तरह के बैच में रखता है, या इसको रैंडमली करता है स्प्लिट डाटे को बैचेस में? देखिए, वो बैच का ये होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे कितना डाटा है टोटल हैं पड़े, आपके पास 405 हैं ट्रेनिंग में, तो इसके बैच कितने बनेंगे? 405 हमने बैच कितने बनाए हैं? 20 बनाए हैं, 20। तो आपके ये इसे डिवाइड कर दें तो ये बन गया, सॉरी 20 कुछ 20 पॉइंट कुछ, तो आपके 21 बैच बन गए, ठीक है। बैच साइज आपका 20 ना, हर बैच के अंदर 20 वैल्यूज हैं, ठीक है। हर बैच के अंदर 20 ऑब्जर्वेशन आएंगी, तो आपके 21 बैच बन गए। सही है। अब उसमें हो सकता है शायद इस तरह हो कि मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये इस तरह हो शायद, इसका आप अभी वैलिडेशन स्प्लिट जो रखा है आपने 0.3 रखा है ना 30%, तो इसका 30% वो आप उसमें से निकाल लें पहले, तो इसका 30% क्या बनेगा? इसका 100 कुछ बनेगा ना, नहीं 125 134 के अराउंड बनेगा, नहीं 120 समथिंग बनेगा शायद, 120 समथिंग बनेगा बिल्कुल। तो 120 कुछ, चलो 130, सपोज 130 है, तो इसमें से आपके 405 माइनस 130 करके कितना आ गया? 200
200 क्या बन गया, सर 70 का 130 इसमें से माइनस करें तो ये 275। 275। अब ये होगा ना वैलिडेशन के लिए, ठीक है। ये होगा आपका असल में ट्रेनिंग के लिए। इसके अंदर आप जो है ना बैच बनाएंगे, मिसाल 20 वैल्यूज पर बैच, तो 275 डिवाइडेड बाय 20, तो ये इस तरह कुछ 14-15 बैचेस 14-15 आपके ना के बनेंगे इसके अंदर। 14 बैच बनेंगे। वो आइडिया दे रहे हैं, जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं, 14 या 15। तो उसमें ये देखें, ये आपका ट्रेनिंग चलेगी इस पे, और आपकी ये जो वैलिडेशन है इस पे, लेकिन ये वैलिडेशन हर आइट्रेशन पे नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि वो वाले सैंपल नहीं आएंगे जो आपकी पहली आइट्रेशन पे है, अगली आइट्रेशन पे वो नए रैंडम सैंपल उठाएगा। यही हम कह रहे हैं ना कि देखिए आपने वो जो टेस्टिंग का डाटा वो लादा पहले निकाल लिया, ठीक है ना, उससे पहले बैचेस से पहले ही निकाल लिया। अब जब वो 130 रिकॉर्ड, वो 275 के ऊपर आपने बैचेस किए, बैच बना लिए, ठीक है। अब जरूरत है वो जो 130 के अंदर जो पड़े हुए हैं, जब हमारे इमेजेस या कोई भी डाटा है वो इसमें बैचेस में उस तरह का डाटा हो तो नहीं मैं, होगा, हाँ उस नहीं होगा, चीज से मेरा क्वेश्चन था मेरा। नहीं वो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। यही तो है उसका, मेक श्योर करना है कि वो डिफरेंट होगा हर वक्त। तो सर ये जी मेंशन होता है या नहीं स्टेटमेंट जी में? बैच साइज जो है वो स्टेटमेंट में मेंशन होता है या नहीं? बैच साइज उन्होंने बताया है ना कि अगर आप ये नाइव अप्रोच करें तो ये आपके वो उन्होंने बताया कि k इज इक्वल टू 4 फोल्ड आपके वैलिडेशन है। तो फिलहाल उसी से करते हैं, वो आपकी जो वाली अप्रोच है इससे करते हैं। सर ये जो वैलिडेशन अंडरस्कोर स्प्लिट है, इसका मतलब 3 फोल्ड वैलिडेशन होगा ये 0.3 का? ये आपका 30% हो गया ना, हाँ ये 3 फोल्ड होगा। अगर आप इसको 4 कर दें, 4 फोल्ड, ठीक है। ये 4 फोल्ड हो जाएगा। 0.40%, ये 40% है। 4 फोल्ड होगा अगर आप ये करें सर 0.25। अच्छा, हाँ 0.25। अगर आपका 0.3 होगा तो 3 ये आपका 3 फोल्ड हो गया। 3 फोल्ड। ठीक है। मतलब यूँ समझे कि आपका इस वक्त यूँ समझे ये 3 फोल्ड है अगर ये आप यूँ तसव्वुर करें ये वाला। तो इसमें थोड़ा सा इसको हमें साफ करना पड़ेगा ये सर वैसे के फोल्ड हम यूज क्यों करते हैं? के फोल्ड आप देखना चाहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान जो है आपकी मॉडल और फिट तो नहीं हो रहा, आपके जो है वैलिडेशन पे अगर लॉस अगर कम आ रहा है तो दैट मीन्स आपका मॉडल जो है टेस्टिंग के ऊपर भी ठीक काम करेगा, ठीक है। सर अगर मैं इसको मजीद वर्ड्स में कहूँ तो जो ऊपर लिखा था वो ये था ना कि अगर हमारे पास सैंपल डाटा कम है तो उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा आ सकती है, तो वहां पे हमारा के फोल्ड मेथड यूज होगा। जी 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 जी। ठीक है जी, ये हो गया, ये हमारा बन गया। अब हम इसको रन कर देते हैं, इसको हम कर चुके हैं, इसको रन कर देते हैं। क्या कह रहा है, के इज नॉट डिफाइंड, के ये गलत है। तो वो आपका ये ट्रेनिंग शुरू कर दी उसने, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेनिंग करता है तो हम आगे चले जाते हैं। तो क्या हो गया, यू कैन कंप्यूट द एवरेज ऑफ द पर इपोक MAE स्कोर फॉर ऑल फोल्ड्स। अब आपके पास यहाँ सारे फोल्ड्स का ना ये MAE आएगा, ठीक है, ये MAE आएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे वो आपके हर लूप में यहाँ अपेंड करता जा रहा है उसके एवरेज स्कोर उसका, यानी कि हर लूप चलेगी उसका एवरेज स्कोर निकलेगा, एवेल्यूएट करेगा, एवेल्यूएट करके वो उसको इस वेरिएबल में डाल देगा, MAE वैल अंडरस्कोर MAE वेरिएबल में डालता चला जाएगा। ठीक है जी। सर बेसिकली 2 वेरिएबल्स में डाल रहे हैं ना? दो वेरिएबल, एक है मीन स्क्वायर्ड एरर, दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दरअसल अगर आप देखना चाहें इसको तो जो सॉरी सर, जो वैल डाटा है वो मीन्स स्क्वायर एरर में जा रहा है, और जो हमारा टारगेट्स है एक मिनट, वो ये मैं इसको वर्बोस में चलाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट होंगे, तो ये आपके पास ये 100 इपॉक के बाद, अभी तो आपका चल रहा है ट्रेनिंग का आपका लॉस और मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप देखेंगे कि 100 इपॉक के बाद आपका जो है वो देगा आपको वैलिडेशन का। लो जी आगे चेंज हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये देखें आपने यहाँ पे इसने आपको वो दिया है, उसका वैलिडेशन का यहाँ पे दिया है। तो अब ये सारे के सारे जो हैं वो उधर अपेंड कर देगा हमारे पास ना, सारे के सारे नहीं, वो जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर के हमने वो लिखे ना उसके वैलिडेशन के अपेंड करवाए हैं, तो वो अपेंड करेगा यहाँ पे स्कोर, ऑल स्कोर्स डॉट अपेंड, ये वाला, ठीक है। तो आप फिर उसकी वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा, एवरेज MAE स्कोर हिस्ट्री, MAE हिस्ट्री, उसमें जो है आप क्या करेंगे, उसी को जो आपने जहाँ पे वो अपेंड कराए हैं आपने, उसके अंदर से जो है XI फॉर X इन ऑल MAE स्कोर हिस्ट्रीज फॉर I इन रेंज नंबर ऑफ इपॉक्स। तो ये जो है आपके पास एवरेज आप निकालेंगे इसकी, देखते हैं। चलिए, अब पहले हम देखते हैं कि ऑल MAE हिस्ट्री में क्या पड़ा हुआ है ना, इससे पहले हम ये देखते हैं। ये मेरा ख्याल हमारे से कहीं मिस हो गया है, कॉपी नहीं किया। ये कॉपी नहीं किया हमने शायद। क्या मिस्टेक हुई है? ऑल MAE हिस्ट्री,
ये मैं कहीं और से कॉपी कर लिया था। अच्छा वो हमने अभी रन ही नहीं किया, एक मिनट। तो वो ये आपके पास ऑल स्कोर्स जो है ना वो ऑल स्कोर्स वाला वेरिएबल ये है आपके वैलिडेशन का जो एवरेज स्कोर था ना वो यहाँ अपेंड होता गया था। तो वो हम देख सकते हैं कि हर इपॉक हर आपके उसके एंड के ऊपर ना एक उसने वैलिडेशन का स्कोर अपेंड किया था हर जगह। जैसे कि यहाँ पे ये 0 वाला है, ये है जैसे ये वाला, ठीक है। और इस तरीके से जैसे लूप एंड हुई थी तो यहाँ पे वैलिडेशन का स्कोर उसने दोबारा से अपेंड किया होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये देखें ये वही वाले स्कोर ये अपेंड हुआ है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि द डिफरेंट runs do indeed show the other different validation scores from 2.6 to 3.2. The average 3.0 is much more reliable metric than any single score. That's the entire point k-fold cross validation. In this case, you are offset by 3000 on average, which is a significant considering that price range from 10,000 to 50,000. अब क्या है कि आपका जो मीन इन सब का जो मीन आया ना, इन सारी वैल्यूज का मीन आया वो 3 आया। तो 3 का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू ऑफसेट हो रही है, यानी कि आपकी जो मीन से जो आपकी वैल्यू ऑफसेट हो रही है वो एवरेज वो $3,000 की ना फ़र्क मतलब आ रहा है, या ज़्यादा या कम, ठीक है। तो उसकी ये कह रहा है कि 10,000 और 50,000 की रेंज देखें। जो मिनिमम 10,000 आपकी हाउस की प्राइस है और मैक्सिमम 50,000 थी बैक इन 1970। तो ये अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स ट्राई ट्रेनिंग द नेटवर्क ऑन अ बिट लॉन्गर इपॉक्स। तो आपका ये जो है एरर बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करते हैं कि ज़्यादा इपॉक्स पे चला के देखते हैं। To keep a record of how well model does at each epoch, you will modify the training loop to save the per epoch validation score. तो हम क्या करेंगे कि हर वैलिडेशन स्कोर को हम अब सेव कराएंगे। दैट मीन्स कि जो जितना इपॉक के स्कोर होंगे हर इपॉक के स्कोर को हम सेव कराते जाएंगे, ठीक है। तो अब उसको वो होगा कैसे, उसको अब जो अपने पहले मॉडल डॉट फिट किया था अकेला, पहले हमने सिर्फ ये किया था, अब हम उसको एक वेरिएबल में वेरिएबल के नाम दे देंगे। तो क्या होगा, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा होगा ना हर स्टेप के ऊपर, तो वो सारे का सारा इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें इसके आपके ट्रेनिंग के सारे पैरामीटर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे MA हिस्ट्री को भी हम उसको मतलब ये आपकी MA हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री जो है वो आपकी वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आपका एक उसके अंदर मेट्रिक होगा, वैलिडेशन मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वो भी हम इसको MA हिस्ट्री में स्टोर करा लेंगे। और ऑल MA हिस्ट्रीज डॉट अपेंड MA हिस्ट्री, अब हम क्या करेंगे इस वेरिएबल के अंदर इसको अपेंड कर देंगे। तो इसको करके देखते हैं। ये आपका जो है ना ये वाला आपने एक लिस्ट ली है खाली वाली, ठीक है, खाली लिस्ट। तो खाली लिस्ट के अंदर जो है आपने यहाँ से आपने निकाला। अब जो है आपने वो जो काम किया था हमने, ये देखिए उसमें आपने अब वैलिडेशन को जो है उसके अंदर डाल दी है, ये ठीक है। वैलिडेशन आप इसके अंदर ही करा रहे हैं फिट मेथड के अंदर, ठीक है। तो
लेकिन उसकी जो स्प्लिट है वो हम उससे बना रहे हैं, हर दफ़ा अलहदा स्प्लिट बना रहे हैं हमने। इसमें यहाँ पे आप यूँ से समझें कि वैलिडेशन स्प्लिट नहीं दिया इधर, इसमें इस जगह पे वो स्प्लिट जो है हम लूप के ज़रिए कर रहे हैं, के फोल्ड के ज़रिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, अभी आपको समझा दूंगा उस पर मज़ीद भी ना। अच्छा, इस कोड की तो समझने की ज़रूरत नहीं है आप किसी को? सर थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर है। ठीक। अच्छा जी, अब देखें कि असल में है क्या, ये कोड वही ऊपर वाला ही है, इसमें सिर्फ हमने दो चीज़ों का इजाफा किया है। एक तो मॉडल डॉट फिट के अंदर जो है आपने वैलिडेशन यहीं पे डाल दी है, और दूसरा जो है आपने MA हिस्ट्री के अंदर जो है आपने मतलब ये जो आप वेरिएबल बनाया था हिस्ट्री का एक वेरिएबल था, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, हिस्ट रख दें, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है। ये एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। जो ये आपका ये मॉडल का ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो आपने हिस्ट डॉट हिस्ट्री किया, और हिस्ट्री के अंदर जो है उसका एक अपना एक मैट्रिक है, उसको कहते हैं वैलिडेशन मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो उसको जो है आपने निकाल लिया वहाँ से, और वो असल में क्या है, क्योंकि आपने वैलिडेशन इसके अंदर डाली है ना, तो अब आपके स्कोर जो हैं वैलिडेशन के वो इस मॉडल के अंदर से निकलेंगे। तो वो उसका जो मैट्रिक है वो इसमें स्टोर है, इस पैरामीटर के अगेंस्ट या इस की के अगेंस्ट, इस की में वो स्टोर हुए हैं वैलिडेशन आपके मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम अलग से उसको वो करा रहे थे, यहाँ पे हम करा रहे थे, ये देखिए एवेल्यूएट अलग से, ठीक है, हमने उसके अंदर नहीं डाली थी वैलिडेशन फिट के अंदर, ठीक है, हम उसको अलग से करा रहे थे। तो ये फ़र्क है। अच्छा, अब जो है हम उसके अंदर हम उसके मतलब पास करवा रहे हैं, बाकायदा वैलिडेशन डेटा खुद से पास करवा रहे हैं। अच्छा, ये बन कैसे रहा है कि आपका 4 है, पहले से ऊपर से 4 आ रहा है, यानी कि 4 एज्यूम, मतलब हमने किया एज्यूम 4 फोल्ड वैलिडेशन है। तो जब यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पे 0 होगा, 0 की वैल्यू आएगी पहले, तो यहाँ से क्या होगा, 0 से लेके और 1 मल्टीप्लाइड बाय नम वाल सैंपल्स। तो नम वाल सैंपल्स क्या हैं आपके पास, एक मिनट, नम वाल सैंपल्स इसमें
ट्रेन डाटा डिवाइडेड बाय ट्रेन डाटा की लेंथ ये लेके हमने ये उसको जो के पे डिवाइड, जो फोल्डिंग की है ना, जो जी हमने जी सैंपल बनाया छोटे उसी पार्ट को इक्वली डिवाइड करना है ना कि 4 या 5 हाँ व्हाटएवर जो भी होगा हाँ, ये उसने ऊपर से ही ले लिया ना, जी मैं जी वो सर देख रहा था कि ऊपर वाला ले ली। तो आपका जो है टोटल लेंथ और डिवाइड बाय 4, तो दैट मीन्स आपके 4 पार्ट बन जाएंगे आपके डाटा के, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी जी जी पेंट वो वाले से। एग्जांपल आपने दी थी अभी टेबल में। जी। तो ये आपका जो है आपका क्या होगा कि ट्रेन डाटा की लेंथ डिवाइड बाय 4, तो उसके आपके 4 पोर्शन बन गए। तो आपका जो है ये आपका एक पोर्शन हो गया, ठीक है, ये नम वाल सैंपल पहला पोर्शन। तो अब आपने क्या करना है कि आई मल्टीप्लाइड बाय नम वाल सैंपल्स, जैसे इस 2। केस में वो 101 होंगे, कुछ होंगे 101 या 102। जी जी जी, और मल्टीप्लाई और रेंज क्या होगी यहाँ पे, अगर 0 होगा 0 सर प्लस फर्स्ट टाइम 1। आई की वैल्यू 0 होगी तो वो पहला हाँ, सेट ले लेगा, तो पहला अगली सेट आ दफा जाएगा। वैल्यू 1 हो जाएगा तो वो एक फोल्ड आगे चला जाएगा, दूसरा ले लेगा सर, इस तरह तीसरा, बिल्कुल इस तरह चौथा। बिल्कुल ऐसे। तो वो आगे शिफ्ट होता जाएगा, जो आपका वैलिडेशन सैंपल है वो शिफ्ट होता जाएगा, और बाकी 3 जो हैं वो आपके ट्रेनिंग सैंपल बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कल मैंने फरमाया था सर हाँ जी, कल फरमा के आज माशाल्लाह आ गए हैं। मैं इनको लेके आए आया सर, आए, हम आपको याद कर रहे थे, किधर गए आप? सर मैं पहुंच आया हूँ सर, मैंने इनको जगा के लेके आया, उठाए आज मतलब का टॉपिक चल रहा है। क्या कटा खुल गया? आपके मतलब का टॉपिक चल रहा है कर मैंने कहा वगैरह कटा खुल गया केड़ा कटा खुल गया नहीं कट्टे नहीं गल हो रही सर, ना करो इस तरह, बस मतलब का टॉपिक चल रहा है। सर रिकॉर्डिंग चल रही है सर बूढ़े हो गए हैं, कान ज्यादा सुनने लग गए हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये अब इसकी थोड़ी समझ आ गई है, मजीद समझाना है? बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। अच्छा, मैम कह रही है कि आई विल ईट योर ब्रेन सर। अच्छा, सजाद भाई वो कह रही है। हाँ वो सर, वो भूख लगी हुई है, भूख की वजह से कह रहे हैं वो मगज नहीं मिलता बाजार से टकाटक वाला अच्छा जी, भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इमरान भाई को? जी जी, कह रहे इमरान भाई, रुके नहीं ना यार ना करें। बताएं उधर। मैम के सवाल सर ले सवाल बेहतरीन सवाल होते हैं सर, बेहतरीन हमेशा जो है ना होते हैं। ले ले सर, ले लें सवाल। सर सजाद साहब, हमने उनको सवाल करने से मना नहीं किया था, उन्हें कहा था कि जो टॉपिक चल रहा हो उसके बारे में काइंडली सवाल किया कीजिए। सर वो गहरे सवाल होते हैं, अल्टीमेटली उसी टॉपिक पे आके उस मुंतज होते हैं। जब टॉपिक पे जाएंगे तब की बात है ना, जो सामने लाइन लिखी हुई है उसकी बात तो करनी चाहिए ना। नहीं यार, सजाद साहब कह रहे हैं ले लें सर, ले लें क्वेश्चन। बताएं जी, सवाल एक दो ऐसे करें, 3 ले लेना, 3 ले लेना। राना साहब भी कह रहे हैं, बल्कि अब राना साहब भी कह रहे हैं हमारी उसका अंदाज निकलना। वैसे अच्छा फ्लो बना हुआ था स्टडी का भी ना, स्टडी का चले जी। अभी ये भाई कह रहे हैं स्टडी पहले जारी करें, एंड पे आखिरी 3। अच्छा मैम, आप ऐसे करिए, सवाल सारे मैम सारे सवाल लिख लें प्लीज। इधर एक चैट बोर्ड में लिख दें, जिसको पता होगा चैट पे आंसर कर देगा, एंड पे सर बाकियों के कर देंगे, ऐसा कर सारे सवालों का आंसर देंगे। इमरान भाई आपको तो ये टॉपिक आता है, आप जरा बहना के आंसर करें, हम जरा थोड़ा सा सर के साथ कर लें, आप तो काबिल आदमी है माशाल्लाह। मैं माइक बंद लिख के कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कह रही है कि मैं एंड पे पूछ लूंगी, चलें शुक्रिया। बहुत कुर्बानी है उनकी, बहुत कुर्बानी, जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कुर्बानी जी। उन्होंने यही कहा कि पहले ना ये कंप्लीट कर ले तो सही है। चले जी, अब मतलब ये है कि अब इनको इसकी समझ आ गई ना आप लोगों को, या इसको दोबारा मैं इसको करूं आगे मजीद आइटरेशन? नहीं सर, ये इसका आइडिया हो गया, आइडिया हो गया ना, बस इसको फिर आप खुद आगे फिर अपने जहन में आइटरेट कर सकते हैं मजीद। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये जो है आपका उसी तरीके से फोल्ड चलेंगे इसके, और ये यहाँ पे अपेंड करता जाएगा सारी हिस्ट्री।
तो उस पर चले जाते हैं। तो अब क्या है, असल में उसने लेना है मीन ले रहा है। मीन किसका ले रहा है? एक तो ऑल MEAE हिस्ट्री का जो है ना, वो एक बना रहा है लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट बना रहा है पहले फॉर, अच्छा इसका थोड़ा सा मीन XI ये यहाँ तक पहले 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 दूसरी फॉर चलेगी सर, रेंज वाली, और बाद में फिर ये नहीं ये अलग एलिमेंट है। नहीं सर, एक ही है, ये दो नेस्टेड फॉर है। नेस्टेड फॉर है, देखिए जरा। अब ये देखना है कि इसमें पहले फॉर चल कौन सी रही है। इपोक चलेगी, इपोक के अंदर मे की हिस्ट्री आएगी, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर की। फिर उस जो आएगी वो लिस्ट को पॉपुलेट करता जाएगा, लिस्ट को पॉपुलेट करेगा, फिर उसके अंदर फिर उसका मीन निकालेगा। तो पहले अच्छा दरअसल ऐसे है। अच्छा मैं आपको इंडेंटेशन क्यों नहीं की, क्योंकि पाइथन तो नहीं ये लिस्ट कंप्रीहेंशन है इमरान भाई। ये तो पाइथन की ब्यूटी है कि ये लिस्ट कंप्रीहेंशन देता है, एक पूरे लंबे जो लॉन्ग एक्सप्रेशन होता है उसको कंडेंस करके कर देता है, अल्टीमेटली लिस्ट को डायरेक्टली पॉपुलेट कर देता है। हमारे 3 से 4 जो स्टेटमेंट हम किसी और लैंग्वेज में लिखते थे वो इसी के कर देता है। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कंप्रीहेंशन। जज़ाकल्लाह। ये ऐसे है, ऐसे ना, ये ऐसे, इसके ऐसे ऐसे आपका ये है ना, ये है K0 के लिए, ये K1 के लिए, उसके ये K2 के लिए, और ये K3 के लिए। इसमें आपके पास लिस्ट है ये सारी ना, इसमें आपके स्कोर्स हैं, यहाँ पे स्कोर्स हैं सारे, ठीक है। 100 स्कोर है ना हर एक के अंदर, ठीक है, 100 स्कोर है यहाँ पे। अब हम उसको हम खोल के भी देखेंगे, अभी उस लिस्ट को खोल के देखते हैं पहले, ठीक है। यानी कि हर फोल्ड के लिए एक पूरी लिस्ट बन रही है ना, वो कैसे बन रही है? वो ऐसे बन रही है। ये क्या हुआ है इसको, एक मिनट की वैल्यू, अच्छा इसका कोई ना मोरोला होगा वही वाला, इसमें जो एरर उसने गलत दिया हुआ है ना, उसका की डिफरेंट, पहले डिक्शनरी वो कीज की उसकी देख लें तो फिर आइडिया हो जाएगा। hist.history कर लेते हैं यहाँ, हिस्ट। या हो सकता है MAE हो, जो पूरा लिखा हो ना मीन एब्सोल्यूट एरर, हो सकता है कि well_MAE हो। जरा एक दफा वो रन करके देख ले, उसके बगैर वो हो जाए। हाँ, या ये कर ले, एक ही बात है। देख में well_MAE होगा। वो उससे लूप से बाहर आएगा। वेल लॉस है, ठीक है, एक तो वेल लॉस है, और ये एंड पे होगा फिर वेल, क्योंकि अगर वेल है तो लॉस वो एंड पे होता है MAE। ये इसको सिर्फ MAE नहीं है, नहीं वेल भी है ना, वो उसने वैल्यू वाला किया हुआ है, वैलिडेशन वाले MAE को वो करवा रहा है। वेल लॉस इसके नीचे होगा, यहाँ आएगा, अब यहाँ आएगा, जी लास्ट पे खत्म ही नहीं होता। इसे सर शैतान की आंत कहते हैं। इंटेस्टाइन ऑफ वेल ME है। हाँ वो वही है, अमूमन यही होता है, हम देख रहे होते हैं तो यही करना चाहिए था। वो बस उसने वही किया। इसकी प्रिंटिंग की बहुत मिस्टेक्स है, सिर्फ प्रिंटिंग की है, वो प्रिंटिंग की मिस्टेक। यहाँ पे आपने असल में करना है वेल MAE। ये था, दोबारा से रन करते हैं इसको, अब चलेगा। सजाद भाई आपको पता लगा एक बात का? नहीं, मैं मोबाइल देखूं सर? नहीं सर, नहीं मोबाइल क्यों देखना है, शौकत साहब से पूछ लें, गूगल वालों ने उनके साथ क्या किया है। नहीं, क्या हुआ है? शौकत साहब से पूछे। शौकत सर मेरा GPU बंद कर दिया सर उन्होंने। सर फ्लावर मॉडल ट्रेन करते करते GPU उनके हीट अप होने शुरू हो गए गूगल के, उनको प्रॉब्लम हो गई। वो गूगल सेंटर में पूरा वो शौकत साहब जिस तरह पवालियां देंगे ना उन्होंने कहा फ्लावर मॉडल बनाना था, ये तो जंगल के जंगल ही जला रहे हैं।
और पूरा उनके डाटा सेंटर बैठने शुरू हो गए अमेरिका में, वहाँ पे इशू क्रिएट होता है। जब वो ड्रिल डाउन किया तो वो 5-6 हैकर छोड़े पीछे, वो कहते यार शौकत साहब बैठे ना थे बंद करो। उन्होंने कहा कि ये ट्रम्प का हामी है, जानबूझ के जो बाइडेन को काम कर रहे हैं। अच्छा, वाकई जीपीयू जो है वो उन्होंने सर आर्जी तौर पे बंद कर दिया मेरा जीपीयू। उन्होंने कहा कि आप इसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, हमें कुछ होगी, लिमिट होगी उनकी कि आप इस तरह कर सकते हैं फ्री की सर्विस। सर जी बस क्या करें, अब वो मैंने बड़े शौक से लैपटॉप लिया, मैंने कहा यार ये इस पे एआई करूंगा। अच्छा, इस पे मुझे सर एक आइडिया आया, क्या हम पीआई एआईसी से ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा कोई कंबाइंड कोई चंद देखिए कि जिसको हम यूज कर सके, क्योंकि हर स्टूडेंट कैसे अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में ये होगा, अदरवाइज ये लर्निंग में रह जाएगा। हम इससे डर के इसको जो है ना हर स्टूडेंट एंड पे रखे बैठा है, और ताकि इसको ट्राई करते हुए उसे पता है कि इसमें आप वो कर नहीं सकते, सर यही मैं अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था इनसे कि हमारा लोकल सिस्टम अगर हमने बनाना हो जीपीयूज के साथ तो वो कितने का बन जाएगा तकरीबन 1 समथिंग। सर जो जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है ना $1000, तो उसने 2017 में लिखा हुआ है उस जीपीयू की प्राइस, अदर देन जो है उसके लैपटॉप और उसके मदरबोर्ड। नहीं, जीपीयू इससे भी महंगे होते हैं। हाँ जी, ये मिनिमम का उसमें $4-5,000 के भी हैं और इससे भी महंगे। वो तो सर वो तो फिर गुड़ जितना डालते जाए। जी बिल्कुल सही। उसमें एक जो डूएबल है ना, डूएबल जिसको बोलते हैं, जी सर, वो ये है कि एक अकाउंट जो है ना AWS पे SageMaker का ले लिया जाए और उस पे कंबाइंड स्टडी का ग्रुप कोई भी जो लोग मिले वो वहां पे वो चीजें करके देख लें, तो उसमें ज्यादा ये होगा कि आपको $2-4 जो है ना वो खर्चा आ जाया करेगा। हाँ ये तो अफोर्डेबल है, ये तो अफोर्डेबल है जी। या फिर ये है कि एक वर्किंग ग्रुप बना लिया जाए, वो अर्निंग करके उस पे लगाई जाए। हाँ ये ऐसे है, ये आइडिया सर। मैं देखिए अर्निंग पे बड़े लोग बोल उठे नहीं, मेरे पास काम है, जब मैं अभी गुजार साहब को कह रहा हूँ भाई बंदा दें, और गुजार साहब जो है ना वो बंदे का नाम सुन के गायब हो जाते हैं। सर आप जेंडर स्पेसिफिक नो ना हो राना साहब, आप कहें कि कोई पसंद है भाई, इधर कौन सा कोई उन्होंने कहा जी एक मेल एक फीमेल चाहिए, ऑफिस थोड़ी है, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए। नहीं, वो 2-3 लोगों का कहा उनको, वो ये तो एक जो है ना आप लोगों ने सुना यहाँ पे, नहीं उनको गुजार साहब को मैं टारगेट करके, मकसद कहने का ये है कि काम है, लोग होने चाहिए ना जो डेडिकेट होकर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये आप पिछले 48 घंटों से कह रहे हैं सर बंदा जिंदा या मुर्दा हाजिर रहेगा। बुजदार साहब ने राइफल पकड़ी नहीं। अल्लाह ना करे कि मैं तो जिंदा ही आपको पता मिलेगा सुबह हर हाल में। बंदा हमें जिंदा ही चाहिए जी, अल्लाह खैर करे। नहीं जी, जिस तरह आप मांग रहे हैं मार वो खुद लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपकी कंपनी ये तैयब भाई की भी बात सुने, कह रहे मार वो खुद लेंगे, जिंदा चाहिए, बंदा होने चाहिए जिंदा, मार वो खुद लेंगे। समी साहब की कैरेक्टरिस्टिक ये वो केस हो गया, कहता है वो बंदा को फौत हुआ ना तो उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आकर